नमस्कार, आवाज एट 9 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाटिया। होम लोन पर क्या है आरबीआई का तोहफा, तो दूसरी तरफ रेट कट पर सरकार और आरबीआई के बीच क्यों छिड़ गया है घमासान। इस बुलेटिन में कुछ ऐसी बड़ी और दिलचस्प खबरें लेकर मैं हाजिर हूं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइन। 75 लाख से ज्यादा के होम लोन हो सकते हैं सस्ते। आरबीआई ने बैंकों के लिए रिस्क वेटेज घटाया, छोटे होम लोन पर भी घट सकता है ब्याज। The meeting did not take place. All the MPC members declined the request of the Finance Ministry for that meeting. रेट कट की बात सुनने को भी राजी नहीं हुआ आरबीआई। रिजर्व बैंक के रुख से खफा हुई सरकार, कहा कर्ज सस्ता करने की थी पूरी गुंजाइश। क्रेडिट पॉलिसी के बाद दौड़े बैंक शेयर, नए रिकॉर्ड पर पहुंचा बैंक निफ्टी। किसानों की मौत के बाद पूरे मध्य प्रदेश में भड़का किसान आंदोलन, कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। प्रधानमंत्री ने ली अहम बैठक। अब रोज तय होंगे पेट्रोल डीजल के दाम, 16 जून के बाद लागू होगा फैसला। जल्द आएगी नई टूरिज्म पॉलिसी, पीएम ने पर्यटन बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। विदेश में तैनात राजदूतों से सुझाव मांगने को कहा। बैलेट पेपर से होंगे इस बार के राष्ट्रपति चुनाव, 17 जुलाई को होगी वोटिंग। और नहीं चलेंगे चाइनीज माल से बने ई रिक्शा, सरकार लाएगी नई सेफ्टी पॉलिसी। सस्ते कर्ज की उम्मीदों पर एक बार फिर आज पानी फिर गया। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। बैंक ने रेपो रेट 6.25% पर बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट को 6% पर स्थिर रखा है। आरबीआई ने सीआरआर को भी बिना बदलाव के 4% पर रखा है। हालांकि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बैंक ने एसएलआर में 0.5% की कटौती की है। The MPC decided to persevere with a neutral stance and maintain status quo with regard to the policy rate. As the government and the Reserve Bank embark on resolving the twin debt overhang problems, we felt that more targeted interventions that can unfreeze credit to help the stress-free but recently slowing sectors of the economy borrow at better terms are likely to work better. रिजर्व बैंक ने किसानों के लोन माफ किए जाने पर भी कई सवाल उठाए हैं। उसने कहा कि किसानों की कर्ज माफी ने बैंकिंग व्यवस्था को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। कर्ज माफी से राज्य सरकारों के बजट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। The MPC resolution says that the risk of fiscal slippages, which by and large can entail inflationary spillovers, has risen with the announcements of the large farm loan waivers. There is a risk that unless there is existing fiscal space in state government budgets or some space is found, the likelihood of going down this slippery path and dissipating the important gains that we have made in fiscal rectitude over the last 2-3 years can come about. इधर दरें न घटने से वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है और दरों में कटौती की पूरी गुंजाइश थी। I think there is a plausible alternative macroeconomic assessment. In this view, not just headline inflation has been running well below the target so far in advance, but even core inflation, which does not include the transitory elements, has also declined sharply. In this view, inflation forecast errors by the RBI have been large and systematically one-sided in overstating inflation. So that's the inflation developments. In this view, the inflation outlook has also been rendered benign by an appreciating nominal exchange rate, a good monsoon, and a capping of oil prices by structural shifts. साफ है कि रेट कट को लेकर एक बार फिर सरकार और आरबीआई में टकराव की स्थिति दिख रही है। इस पर और बातचीत करते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या अब हम ऐसा कह सकते हैं कि रेट कट पर आरबीआई और सरकार खुलकर आमने सामने आ गए हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके के बयान वित्त मंत्रालय की तरफ से आए उसको लेकर साफ लगता है कि अब वित्त मंत्रालय अपना सब्र खो चुका है और दबाव बनाने में नाकाम रहा, और जब ब्याज दरों में कटौती नहीं हुई तो इस तरह के कड़े बयान दिए गए। जैसा कि हमने सुना, मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे थे कि महंगाई में इतनी कमी आ चुकी है और आगे भी कमी रहने की संभावना है, तो आरबीआई को बैंक रेट कम करना चाहिए। इसके अलावा जो दो और दलील दी जा रही है वो ये है कि रिजर्व बैंक ने महंगाई दर का जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य से काफी पीछे महंगाई है, मॉनसून बेहतर है, तो आपको महंगाई की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं, इससे ग्रोथ पर काफी ज्यादा उल्टा असर पड़ रहा है। जिस तरह का आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार देखने को मिल रही है, उसको एक नए जोश देने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि ब्याज दरों में कटौती की जाए। यानी अभी ब्याज दरों में कटौती करने के पर्याप्त कारण मौजूद है, लेकिन रिजर्व बैंक ऐसा नहीं करके सही नहीं कर रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पर विचार करती है, वहां पर वित्त मंत्रालय का एक आर्थिक सलाहकार आकर के ये कहता है कि मेरे हिसाब से एक दूसरी वैकल्पिक पॉलिसी का तरीका ये हो सकता है, जहां 6 लोग बैठ करके 7 लोग बैठ करके एक पॉलिसी की घोषणा करते हैं। यहां वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसा बयान आना बहुत ही असामान्य सा था, और ये सिर्फ मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान नहीं था। आपको बता दूं कि चूंकि मैं वहां पर बयान देने से पहले वहां करीब 2 घंटे से था, और ऐसा मुझे लगा कि वित्त मंत्री जो पेरिस में इस वक्त मौजूद अरुण जेटली, उनसे बातचीत करके सलाह मशविरा के बाद यह बयान जारी किया गया है। यानी पूरा का पूरा वित्त मंत्रालय, जिसमें वित्त मंत्री भी शामिल है, रिजर्व बैंक से काफी ज्यादा खफा है, और आने वाले दिनों में यह गहराई और ज्यादा बढ़ सकती है। बने रहिए लक्ष्मण हमारे साथ, क्योंकि सरकार और आरबीआई में टकराव की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि एमपीसी के सदस्यों ने वित्त मंत्री की बैठक में आने से इनकार कर दिया। ये कहना है आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का। The meeting did not take place. All the MPC members declined the request of the finance ministry for that meeting. तो लक्ष्मण, पटेल साहब जिस बैठक की चर्चा कर रहे हैं, बुलाई गई, नहीं पहुंचे, क्या रहस्य इस बैठक का? वाकई उस रहस्य की एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है। वो ये कि दरअसल 1 जून और 2 जून 2 दिन बैठक होनी थी। 1 जून को बैठक होनी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो सरकार की ओर से नामित सदस्य हैं, यानी गवर्नमेंट नॉमिनी जो मेंबर हैं, उनके साथ वित्त मंत्रालय में बैठक दिल्ली में होनी थी। लेकिन बैठक सब कुछ सुचारू तरीके से तय किया गया था, बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले एन वक्त पर बैठक को रद्द कर दिया गया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 3 सदस्य हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनी हैं, वो इस बैठक में आने से इनकार कर दिए और मिलने से इनकार कर दिए। फिर उसके बाद एक दूसरी बैठक शेड्यूल हुई। वो बैठक हुई बॉम्बे में कि 2 जून को मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन जाएंगे बॉम्बे और वहां बैठक करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो दूसरे सदस्य हैं। लेकिन सारा टिकट बन चुका था, उसके बावजूद बैठक एक दिन पहले, कुछ घंटों पहले बैठक को रद्द कर दिया गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के सदस्य नहीं चाहते थे बैठक करना। अब आप पूछेंगे कि बैठक होने क्यों थी? दरअसल वित्त मंत्रालय में एक मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में मुख्य आर्थिक सलाहकार, प्रधान आर्थिक सलाहकार थे और आर्थिक मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। इस ग्रुप ने वित्त मंत्री से सलाह मशविरा के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक की चिंता सही नहीं है, ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। अब ब्याज दरों में कटौती की पूरी दलील दी गई थी, और यही दलील वाली जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन के तौर पर मुंबई और दिल्ली में दोनों जगह पेश किया जाना था। चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया, तो वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को ईमेल के जरिए रिजर्व बैंक के पास भेज दिया। लेकिन लगता है कि यह भी कामयाब नहीं हुआ, दबाव बनाने की तकनीक, और इसका नतीजा आपके सामने है कि यहां पर ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई। यही सवाल जब मैंने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन से पूछा, तो उन्होंने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। आइए सुनते हैं क्या कहना था उनका। I think the more discussions we all have, the more the government can provide inputs. तो बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, ये जानकारी हमें देने के लिए। साफ लग रहा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक में काफी दूरियां या नजर आ रही है या एक पेज पर नहीं है इस समय। माफ कीजिए, सरकार और रिजर्व बैंक, क्योंकि सरकार चाहती थी कि इस बार पूरा मौका है दरें घटाने का, लेकिन रिजर्व बैंक ने ऐसा नहीं किया। और जिस बैठक की चर्चा कि नहीं पहुंचे मॉनेटरी कमेटी के लोग सरकार से मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। इधर रिजर्व बैंक ने 30 लाख से ज्यादा के लोन पर रिस्क वेटेज घटा दिया। आज की क्रेडिट पॉलिसी में ही ये ऐलान हुआ है। क्रेडिट पॉलिसी में 75 लाख से ज्यादा के होम लोन पर रिस्क वेटेज घटाकर 75 से 50% कर दिया गया। वहीं 30 से 75 लाख तक के जो लोन हैं उन पर भी रिस्क वेटेज कम किया गया है। इस पर बैंकिंग सेक्टर की क्या राय है, जानने के लिए हम बात करेंगे एसबीआई के एमडी पीके गुप्ता साहब से। गुप्ता जी, कई तरह के होम लोन पर रिस्क वेटेज कम किए गए, इनका क्या मतलब निकाला जाए?
देखिए, होम लोन में दो चीज़ें की हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एक तो जो है रिस्क वेट कम किए हैं। रिस्क वेट कम करने की वजह से जो बैंक्स को कैपिटल कम मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा जो रिजर्व बैंक ने किया है, जो लोन स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं बैंक की किताबों में, उसके ऊपर भी बैंक को प्रोविजन करना होता है। जो उसका जो अभी तक का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 0.4% जो है वो स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग होता है। अभी उसको घटा के 0.25% कर दिया है। तो ये प्रोविजनिंग कम होने की वजह से भी बैंक को जो है कैपिटल में फायदा होगा। जो बड़ा फर्क आया है वो है रिस्क वेट्स में। रिस्क वेट्स में भी जो ज़्यादा चेंज हुई है वो बड़े लोन्स में हुई है। जो लोन 75 लाख से ज़्यादा के जो लोन हैं उसमें जो ऑलरेडी रिस्क वेट था वो 75% था, उसको कम करके 50% कर दिया गया है। तो इससे काफ़ी बैंक को सहूलियत मिलेगी। लेकिन ये जो फ़ायदा है वो जो लोन आज से सैंक्शन होंगे सिर्फ उनके ऊपर है, एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर नहीं है। इसका जो है हम बैंक में कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्ट कितना फ़ायदा बैंक को होता है, और उस हिसाब से अगर हमको अपने होम लोन के रेट में चेंज करना होगा तो वो किया जाएगा। लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो हमको अभी करना बाकी है। जी, तो यहाँ पे ये बताइए हमें कि रिस्क वेटेज कम होने से क्या होम लोन्स में इजाफा होने को मिलेगा? क्या होगा, लोगों के लिए कितना सस्ता पड़ेगा? नहीं, बढ़ेगा। ये 75 लाख से ऊपर वाले सभी लोन्स के लिए ऊपर होगा एक्चुअली। तो जो बड़े लोन हैं उनके ऊपर काफ़ी इसका फर्क पड़ेगा एक्चुअली। ये 75 लाख से ऊपर के लोन्स को ही बेनिफिट है ज़्यादा। जो 30 लाख से 75 लाख के लोन हैं उसमें भी थोड़ा सा जो है, जिसमें 75% से लोन टू वैल्यू रेशो जो है वो ज़्यादा है, उसके ऊपर भी 50% से कम करके 35% किया है। थोड़ा सा फ़ायदा वहाँ पे भी आएगा, लेकिन जो बड़ा फ़ायदा है वो 75 लाख से ऊपर वाले लोन्स के ऊपर ही है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने क्रेडिट पॉलिसी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि महंगाई की दिशा को लेकर आरबीआई की राय सही है। उनका मानना है कि एनपीए को सुधारने पर जोर से बैंकिंग सिस्टम बेहतर होगा। वहीं एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का मानना है कि महंगाई पर आरबीआई की राय जमीनी हकीकत के अनुरूप है। इससे आने वाले समय में रेट कट की गुंजाइश बनेगी। इधर रेट कट पर उम्मीदों और चर्चा के बीच महिंद्रा ग्रुप के सीएफओ वीएस पार्थसारथी ने दिलचस्प बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये तो पता चल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन अगला रहस्य यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेट कब घटाएगी। और किसानों की मौत के बाद पूरे मध्य प्रदेश में भड़का किसान आंदोलन। पूरा अपडेट देखिए इस ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में गोली चलने से 6 किसानों की मौत के बाद अब किसान आंदोलन की आग तेजी से फैल रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोली लगने से 6 किसानों की मौत ने किसान आंदोलन को और भड़का दिया है। गुस्साए किसानों ने पिपलिया मंडी में फाइबर फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। किसानों को समझाने बुझाने पहुंचे मंदसौर कलेक्टर के साथ भी धक्का मुक्की की गई। राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान भी किसानों के गुस्से को शांत करने में नाकाम रहा है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि वो 1 करोड़ रुपए देना चाहता है, मैं 2 करोड़ रुपए उसको दूं, उसका बेटा मार दे। और पीछे सामने से वार किया और पुलिस वालों ने गोली मारी। मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ। मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दे की तलाश कर रहे विपक्ष को किसान आंदोलन में बड़ा मौका दिख रहा है। कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश बंद किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। बड़ी दुख की बात है कि ये लाशों पर बोली लगा रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए। ये सोचते हैं कि इससे हम किसानों में शांति आ जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वायदे झूठ साबित हुए। संयुक्त विपक्ष इसको लेकर के सरकार को घेरेगा। सरकार को मंदसौर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा और गोलीबारी में राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने इतना साल कृषि क्षेत्र को इन्होंने अनदेखा किया, ऐसी पार्टी इसको पॉलिटिकल राजनीतिक रंग देके हिंसा को प्रोत्साहन करना एक गलत है।
सरकार किसानों के साथ है, जनता के साथ है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रदेश की शांति के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बीजेपी की परेशानी मध्य प्रदेश ही नहीं है, किसान आंदोलन महाराष्ट्र में भी जारी है। खबर है कि महाराष्ट्र में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन से केंद्र सरकार के माथे पर भी बल पड़ गए हैं। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में हालात का जायजा लिया गया। सवाल है कि क्या विपक्ष किसान आंदोलन को एक बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब हो रहा है और क्या आंदोलन मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। इधर प्रधानमंत्री ने सरकार के हर विभाग को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहा है और आदेश के बाद पर्यटन मंत्रालय नई टूरिज्म पॉलिसी बनाने में जुट भी गया है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब क्या रोड मैप तैयार किया है सरकार ने? देखिए, सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि इन जो पर्यटन विभाग है या फिर पर्यटन का जो सेक्टर है उसमें विस्तार की काफी ज्यादा संभावना है और इसके लिए जरूरी कदम उठाया जाए। उसी बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग देशों में भारत के जो राजदूत हैं उनसे मांगी रिपोर्ट कि पिछले 5 साल में भारत से कितने लोग विदेश गए और विदेश से कितने लोग भारत आए और उनका फीडबैक क्या था, उनका अनुभव क्या कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। और ये प्रधानमंत्री के इस नसीहत के तुरंत बाद पर्यटन मंत्रालय पॉलिसी बनाने में जुट गया है। जल्दी सभी राजदूत को इस बारे में चिट्ठी लिखी जाएगी, उनसे रिपोर्ट मंगाई जाएगी, उसके आधार पर पॉलिसी के जरिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इसके जरिए ना सिर्फ रोजगार की संख्या बढ़ेगी, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगा, बल्कि होटल इंडस्ट्री हो, एविएशन सेक्टर हो, हर किसी को बढ़ावा मिलेगा। और यही बात बार बार जोर देकर प्रधानमंत्री ने उस बैठक में कही थी। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अब रोज तय होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। कब से होगा नया नियम लागू, देखिए आगे। अब जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे आपको हर दिन अलग अलग दाम चुकाने होंगे, क्योंकि सरकार पेट्रोल और डीजल पर डायनेमिक दाम लागू करने वाली है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। नीरज, क्या बदलाव देखने को मिलेगा 16 जून के बाद पेट्रोल पंप्स पर? देखिए, 16 जून के बाद से सरकार एक साथ पूरे देश में डायनेमिक प्राइसिंग लागू करने वाली है, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों पे लागू होगी, जो अभी उसने सिर्फ 5 शहरों में एक प्रयोग के तौर पे किया था। प्रयोग बिल्कुल सफल रहा कि रोज रात में 12 बजे दाम बदल जाते थे। इस दाम को बदलने के पीछे 2 रीजन थे कि एक तो डॉलर की प्राइस और क्रूड की प्राइस जिस तरह से चेंज होती थी उसको एडजस्ट करते थे और रोज सुबह आपको एक नया दाम मिलता था, उसमें बहुत कुछ पैसे का अंतर दिखाई पड़ता था। 5 जिलों में यह बहुत सक्सेसफुली लागू हुआ। इसलिए अब यह सरकार की मंशा है, पेट्रोलियम मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि इसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो 16 जून के बाद वो कभी भी हो सकता है। देश में कुल करीब 56,000 के आसपास पेट्रोल पंप है, जिसमें शुरुआत में 40,000 में लागू किया जाए, क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी के पेट्रोल पंप में पुरानी व्यवस्था रहेगी, लेकिन धीरे से उनको भी इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये इसलिए भी बेहतर है कि एक साथ जो अभी हर पखवाड़े यानी हर 15 दिन में रिवीजन के बाद आपको झटका लगता है 1 रुपए 2 रुपए बढ़ने घटकेगा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो कुछ पैसे की ही बढ़त या घटत होगी। और ये एक फेयर और बहुत ही डायनेमिक और अपडेटेड सिस्टम है कि जहां पे आपको रोज एक नई कीमत मिलेगी पेट्रोल और डीजल की। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। साथ ही चुनाव के लिए विशेष पेन का इस्तेमाल होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 14 जून को अधिसूचना जारी होगी और 28 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। ये नामांकन जुलाई 1 तक वापस लिए जा सकते हैं। आम सहमति नहीं बन पाने से किसी भी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। ई रिक्शा की सवारी करते वक्त अगर आप सुरक्षा को लेकर डरते हैं तो जल्द ही आपकी चिंता दूर होने जा रही है। सरकार ई रिक्शा को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम ला रही है। ई रिक्शा की सवारी हर किसी को अच्छी लगती है, ये सस्ती भी है और पर्यावरण के लिए अच्छी भी, लेकिन चिंता कई बार इसमें पैसेंजर्स की सुरक्षा को लेकर होती है। अब सरकार कुछ ऐसे नियम लेके आने वाली है जिसके बाद सिर्फ उन्हीं ई रिक्शा को मंजूरी मिलेगी जो पैसेंजर्स के लिए सुरक्षित होंगे। अभी अधिकतर ई रिक्शा चीनी पार्ट से बने होते हैं और इन्हें स्थानीय मैकेनिक असेंबल करते हैं। नतीजा ये कि अक्सर सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की जाती है। ई रिक्शा एक जुगाड़ के रूप में कुछ ई रिक्शा मार्केट में कुछ सिटीज़ में इंडिया में आए हैं। वो सेफ्टी के एंगल से बिल्कुल अच्छा प्रोग्रेस नहीं है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स, आरटीओ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह होना बहुत ज़रूरी है।
नए ई रिक्शा बहुत हद तक अभी के ई रिक्शा और ऑटो का मिश्रित रूप होंगे। इनमें मौजूदा लेड एसिड बैटरी की जगह लिथियम बैटरी होगी जो जल्दी चार्ज होगी। हालांकि ये काफी महंगे भी होंगे। अभी ई रिक्शा जहां लगभग 1.25 लाख में बन जाते हैं, वहीं नए ई रिक्शा लगभग 3.25 लाख में बनने का अनुमान है। ई रिक्शा चालकों को दाम बढ़ने से ऐतराज नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि हर जगह चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, ड्राइवर भी सुरक्षित रहेगा, सवारी भी सुरक्षित रहेगी। ये जगह जगह जो पॉइंट बने हुए हैं, इसमें बिजली चोरी हो रही है और हमें 10 से 15 रुपए की बिजली जो है 100 रुपए में मिल रही है। एक बार नए नियम आ गए, फिर सरकार की योजना पुराने ई रिक्शा को एक समय सीमा के भीतर सड़कों से हटाने की है। ये समय सीमा 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच हो सकती है। रोहन सिंह, दिल्ली। और चलते चलते एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।